अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है। ठीक है, ये कमरा तुम्हारे लिए है। भविष्य में तुम यहीं रहोगी मेरी प्यारी बहन। युवा फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा जब उसने साफ सुथरे कमरे की ओर इशारा किया। कमरा, जो अब भी पूरी तरह से बेदाग था, उसे एक सुरक्षित आश्रय जैसा महसूस हुआ। महिला ने हल्की हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक कितनी चमक थी। वर्षों के संघर्ष और अनगिनत कठिनाइयों के बाद इस पल ने उसे राहत दी थी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जुओ फैन, उसने धीरे से कहा, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश करती हुई। जुओ फैन ने बस एक छोटी सी मुस्कान दी और उसे कमरे के भीतर जाने का इशारा किया। फिर बिना किसी अतिरिक्त शब्द के वह पलटकर वहां से चला गया। महिला ने एक पल उसकी फीकी होती हुई छवि को देखा और फिर जैसे अचानक याद आया, चिल्लाई, जुओ फैन, पिछले दिनों मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बाजार में खेलते देखा। युवा फैन ने हैरानी भरी नजर से पीछे मुड़कर देखा। उसकी भौहें हल्की सी तनी। और क्या? तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, उसने हल्के व्यंगी के साथ कहा। तुम्हारा ऐसा स्नेह देखकर लगता नहीं कि तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा होगा। तुम ऐसे इंसान नहीं लगते। जुओ फैन ने एक गहरी सांस ली। बेटा और पत्नी दो अलग चीजें हैं। बेटे के लिए मेरा प्यार कम नहीं होता, चाहे मेरा जीवन कैसा भी हो। उसके शब्दों में एक अस्पष्ट उदासी थी। वह पलटा और चलता बना, लेकिन जाते हुए उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ दर्द झलक गया। महिला उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में सवाल उमड़ रहे थे। जुओ फैन जितना दिखता था उससे कहीं अधिक जटिल था। आखिर उसके भीतर क्या छुपा है? उसने खुद से सवाल किया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कमरे में लौटने का इरादा छोड़ दिया और पीछे मुड़कर पिछवाड़े की ओर चल दी। चांदनी की नरम रोशनी में पिछवाड़े में एक पुरानी पत्थर की मेज पर चांद की हल्की रोशनी में एक छोटा सा खिलौना पकड़े एक बच्चा मुस्कुरा रहा था। ये गुसेंटोंग था। उसकी मासूमियत ने उस पल को और भी प्यारा बना दिया। हालांकि वह शारीरिक रूप से 30 साल से अधिक का था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक बच्चे जैसा उत्साह और स्नेह जीवित था। पिछले कुछ दिनों में जू फैन ने अपने सभी काम छोड़कर उसके साथ समय बिताया था। यह एहसास गुसेंटोंग के लिए अनमोल था। यह न केवल उसके अकेलेपन को दूर कर रहा था, बल्कि वह खोया हुआ मासूम बच्चा फिर से जाग उठा था। जब वह अपने खिलौने के साथ मस्ती में डूबा हुआ था, अचानक उसने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने ध्यान दिया, लेकिन उसे अनदेखा करने का नाटक किया। गुसेंटोंग, क्या तुम मुझसे बात करोगे? गुसेंटोंग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में मासूमियत और थोड़ी जिज्ञासा थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुमने जुओ फैन को कुछ कहा? महिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी। तुम दोनों के बीच का बंधन वह बहुत खूबसूरत है। गुसेंटो की आंखें थोड़ी नम हो गईं। वह जानता था कि जुओ फैन का प्यार वास्तविक है, लेकिन उसे अब भी कई सवालों के जवाब चाहिए थे। महिला ने धीरे से कदम बढ़ाए और गुसेंटोंग के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, क्या प्यारा खिलौना है। क्या तुम्हारे पिता ने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है? गुसेंटोंग ने ठंडी निगाह से उसकी ओर देखा। उसकी मासूमियत में एक गंभीरता झलक रही थी। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास कुछ जरूरी बात है तो सीधे बोलो, वरना जाकर सो जाओ। महिला थोड़ी अवाक रह गई। ये छोटा बच्चा इतना सीधे और बेबाक ढंग से बात कर सकता है, ये उसने नहीं सोचा था। उसने अपनी हंसी दबाई और शांत रहने की कोशिश की। 3 लिंक, तुम्हें अपनी बहन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये थोड़ा असभ्य लगता है, उसने नर्म स्वर में कहा। गुसेंटोंग ने खिलौने को घुमाते हुए बिना उसकी ओर देखे कहा, एक महिला जो कभी मेरे और मेरे पिता को खत्म करने की कोशिश कर चुकी है, वह मुझसे अब विनम्रता की उम्मीद कैसे कर सकती है? महिला ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, ठीक है बच्चा, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पिता ने सचमुच तुम्हारी मां को छोड़ दिया था? गुसेंटोंग का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से सिर उठाया, गहरी आवाज में कहा, हाँ, ऐसा ही है। महिला को यह सुनकर धक्का लगा। उसने खुद को संयत करते हुए फिर पूछा, क्या तुम्हें अपनी मां पसंद है? गुसेंटोंग ने बिना झिझक के कहा, हाँ,
मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो क्या तुम्हें अपने पिता से नफरत नहीं होती? उन्होंने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया। गुसेंटोंग ने खिलौने को देखते हुए कहा, नहीं, मुझे उनसे नफरत नहीं है। महिला और भी उलझन में पड़ गई। उसने पूछा। गुसेंटोंग ने गहरी सांस ली और हल्की आवाज में कहा, अगर मेरे पिता मेरी माँ के साथ रहने की जिद करते तो मेरी माँ मर जाती। क्या तुम्हें लगता है वह ऐसा करने देते? यह सुनकर महिला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दिमाग में यह सवाल बार बार गूंजने लगा। उसकी उलझन को भंग करते हुए अचानक ज़ुओफैन की आवाज आई। छोटा तीसरा बेटा, अभी भी जाग रहे हो? तुम्हारी उम्र में तो सोने का समय हो चुका है, जल्दी आओ। गुसेंटोग ने खिलौने को मेज पर रखा, महिला की ओर एक आखिरी नजर डाली और चुपचाप अपने पिता की ओर बढ़ गया। गुसंतोग ने फिर से महिला की ओर नहीं देखा और सीधे ज़ुओफैन के कमरे में चला गया। उसने दरवाजे के पास रुककर हल्की आवाज में कहा, पिताजी ने मुझे बुलाया है, मुझे वापस जाना होगा। उसके इस दृढ़ निश्चय और शांत पर जाने वाले कदमों को देख महिला अपने भीतर एक हलचल को रोक नहीं पाई। उसने सोचा, बच्चे पिता की तरह ही होते हैं, उम्र चाहे जितनी भी हो, कुछ बातें हमेशा एक जैसी रहती हैं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद वह व्यक्ति उतना असहनीय नहीं जितना मैं समझती थी। उधर जब गुसंतोग कमरे में आया तो ज़ुओफैन चुपचाप मेज के पास बैठा हुआ था। उसने गुसंतोग की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उस लड़की से इतना क्या कहा? गुसंतोग ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस यह कहा कि मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हें बार बार डांटे। ज़ुओफैन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वह डांटती है? वैसे भी मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूं, डांटा जाना मेरे लिए नई बात नहीं है। लेकिन गुसंतोग के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने कहा, पर मैं ये सहन नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें डांटे, तुम मेरे पिता हो। इस पर ज़ुओफैन कुछ पल के लिए शांत हो गए। उनके चेहरे पर एक नम मुस्कान उभर आई। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा बेटा। अगले दिन की सुबह ज़ुओफैन और गुसंतोग ने साधना में एक पूरी रात बिताई। दरवाजा खोलते ही तरोताजा महसूस कर रहे दोनों बाहर जाने की तैयारी करने लगे। गुसंतोग ने उत्साह से कहा, पिताजी, वह लड़की फिर से आ गई है, अब क्या हम मजे से खेलना शुरू करें? ज़ुओफैन ने हल्के से हंसते हुए कहा, बिल्कुल, जितना आराम से रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। बड़ी मछली फंसने का इंतजार अभी बाकी है। गुसंतोग ने खुशी खुशी दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। ज़ुओफैन ने उसे जाते हुए देखा और एक सुखद संतोष महसूस किया। पिता पुत्र के इन दुर्लभ पलों का आनंद लेना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। उसी समय एक सुंदर छाया उनके सामने आकर रुक गई। ध्यान से देखने पर वह वही महिला निकली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, तुम दोनों जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। ज़ुओफैन ने हैरानी से कहा, तुम्हें साथ ले चलें? क्यों? गुसंतोग ने तुरंत नाराजगी दिखाते हुए कहा, हम पिता पुत्र का समय बिताने जा रहे हैं, तुम्हें क्यों ले जाएं? महिला ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए ज़ुओफैन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, तुम बाहर जाने के बहाने कहीं और न जाओ, इसलिए मुझे साथ आकर ध्यान रखना होगा। ज़ुओफैन ने उसकी बात पर कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो आ जाओ, लेकिन मैं चेतावनी दे दूं, ये समय खास है, गलतफहमियां न पालना। महिला ने हैरानी से पूछा, गलतफहमियां? कैसी गलतफहमियां? ज़ुओफैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। सड़क पर ज़ुओफैन, गुसेंटोंग और महिला धीरे धीरे चल रहे थे। उनके चारों ओर हलचल भरी दुनिया थी, लेकिन ज़ुओफैन का ध्यान कहीं और था। इस बीच आसपास खड़े एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मिस्टर गू, आपने फिर से लिंगलैंग को साथ लाया है। आप वाकई एक बहुत अच्छे पिता हैं। 10 दिनों से आप अपने बेटे के साथ हैं और इस बार तो और भी बढ़िया है। अब तो आपने अपनी पत्नी को भी साथ ला लिया है। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत चुटकी ली, हाँ, और श्रीमती जुन, स्वर्ग जैसी शोभा और सुगंध से भरपूर, इसे घर में कैसे छुपा सकते हैं? आज तो आपने उन्हें बाहर ला ही दिया। हाँ हाँ हाँ। यह सुनकर ज़ुओफैन ने बस हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। लेकिन महिला जो उनके पीछे थी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने गुस्से और हिचकिचाहट में कहा, तुम उन्हें समझाते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, तुम्हारी चचेरी बहन हूं। ज़ुओफैन ने बिना किसी उत्साह के कंधे उचकाते हुए जवाब दिया,
समझाने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो बातें बनाने के शौकीन हैं। तुम कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस पर ध्यान देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। महिला ने उसे घूरकर देखा लेकिन कुछ कह नहीं पाई। जुओ फैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी नजर बार बार इधर उधर घूम रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसने सोचा, ये महिला जो अब हमारे साथ चल रही है, कुछ दिनों पहले अंधेरे में छिपी हुई थी। अगर मैं इसे दिन की रोशनी में बाहर लाऊं, तो जिनसे इसे डर है वे इसे जरूर ढूंढ लेंगे। तभी कश्ती दल के कुछ लोग उनके सामने आकर रुक गए। उन्होंने सख्ती से पूछा, तुम लोग कौन हो? महिला थोड़ी घबरा गई और भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन चुओ फैन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। एक शांत मुस्कान के साथ उसने अपने कोट से एक चमकता हुआ जेड निकालते हुए कहा, हम कियान मेन्युआन के प्राचीन घर से हैं। गश्ती दल के नेता ने जेड पर एक नजर डाली और तुरंत समझ गया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, ओह, ये तो प्राचीन परिवार के सदस्य हैं, गु यिफान, गु सेंटोंग और गु हल्का धुआं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। उनके जाने के बाद महिला कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उसने सोचा, ये इतना आसान कैसे हो गया? क्या गश्ती दल इतने भोले होते हैं? जुओ फैन ने उसकी उलझन भरी नजरों को भांपते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, ज्यादा सोचो मत। याद है, कुछ दिन पहले हमने अपना रिकॉर्ड जमा किया था। इस जेड में हमारी पहचान और पूरी जानकारी है। अब हम इस शहर के 3 लोगों के परिवार के तौर पर दर्ज हैं। महिला ने अविश्वास से सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, तो यही कारण है कि इन दिनों मुझे बिल्ली और चूहे का खेल खेलना पड़ा। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसे दोषी विवेक कहते हैं। अगर तुम्हें डर न होता तो भागने की जरूरत ही क्या थी? गुसेंटोग ने भी ठहाका लगाते हुए जोड़ा, हाँ माँ, मेरा मतलब है, चचेरी बहन, ऐसा लगता है कि तुम खुद मान चुकी हो कि तुम कुछ गलत कर रही हो। महिला का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने उन्हें घूर कर देखा, लेकिन कुछ कहने के बजाय चुपचाप आगे बढ़ गई। हालांकि किसी ने नहीं देखा कि एक अंधेरे कोने में 2 चमकती आंखें छिपी हुई थीं। वे दोनों को चुपचाप घूर रही थीं, जैसे किसी योजना पर काम कर रही हों। सड़क की चहल पहल में एक छोटे से परिवार की मिठास। पिताजी, मुझे यह चाहिए, और वो भी, और वो भी। प्राचीन सेंटों की मासूम आवाज ने पूरे माहौल को खुशियों से भर दिया। वह सड़क के दोनों ओर लगी दुकानों और खिलौनों को निहारते हुए बच्चों की तरह चमकती आंखों से देख रहा था। युवो फैन, जो अपने बेटे की हर छोटी खुशी के लिए तैयार रहता था, मुस्कराया। उसने अपने पास रखे स्पिरिट स्टोन को निकाला और उसे बड़े अंदाज में सड़क विक्रेता की ओर बढ़ा दिया। यह सब ले लो, मैंने सब खरीद लिया, उसने हंसते हुए कहा। व्यापारी खुशी से झूम उठा। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। वह बार बार झुककर कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। गु सेंटोग ने अपनी नई चीजों को सीने से लगा लिया। उसका चेहरा खुशी से चमकते चांद की तरह खिल उठा था। वहीं महिला ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। परिवार की इस खुशगवार तस्वीर ने उसके दिल को सुकून दिया। तभी सड़क पर एक आवाज गूंजी, स्वीट मैन, स्वीट मैन। सेंटोग ने पलटकर देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने कंधे पर घास का ढेर लिए हाथ में चमकीला क्रिस्टल खिलौना लेकर चला आ रहा था। उसकी आंखें उस खिलौने पर टिक गईं। पिताजी, यह क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। जुओ फैन ने एक नजर डालकर कहा, अरे, ये तो बस एक खिलौना है, इसमें दिल लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन सेंटोंग की नजरें अब भी उस खिलौने पर टिकी थीं। महिला ने उसकी चाहत को भांप लिया। वह मुस्कुराई और झुककर प्यार से कहा, क्या मेरी छोटी बहन के बेटे को यह चाहिए? चलो, इसे ले लेते हैं। सेंटोंग थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर जुओ फैन की ओर मुड़ा। उसकी आंखें पूछ रही थी कि वह क्या करे। जुओ फैन ने उसकी मासूमियत को देख हंसते हुए कहा, जियाओ सानजी, इसमें संकोच क्यों? जो दिल को अच्छा लगे उसे अपना बना लो। सेंटोग ने खुशी खुशी सिर हिलाया। फिर उसने इधर उधर देखा और बस एक खिलौने पर ही नहीं, बल्कि कई चीजों पर अपनी पसंद जाहिर की। महिला उसे देखकर हंसी। फिर जुओ फैन की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता था, तुमने इसे बिगाड़ दिया है। सेंटोंग ने अपनी छोटी सी मासूमियत के साथ जुओ फैन की ओर देखा। उसकी नन्ही सी शिकायत और सूजा हुआ चेहरा देखकर महिला का दिल पिघल गया। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है जियाओ सानजी, जो तुम्हें चाहिए वह सब तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए लेगी। महिला की यह बात सुनकर सेंटोंग की खुशी चरम पर थी। वह खिलखिला उठा। परिवार के तीनों सदस्य हंसते खेलते आगे बढ़ गए। उस शाम की रोशनी में वे एक दूसरे की खुशी में घुलते जा रहे थे, जैसे यह पल हमेशा के लिए ठहर गया हो।
सड़क की भीड़ भाड़ के बीच वह महिला अपनी जगह से उठी और चीनी वाले के पास चली गई। लेकिन जुओ फैन की ओर एक नजर डालने के बाद वह फिर से रुक गई। उसकी आंखों में छलकता गुस्सा था या कोई अनकही शरारत, यह समझना मुश्किल था। जुओ फैन ने उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस गुसेंटों का नन्हा हाथ थामा और रंगीन बाजार के जीवंत नजारे का आनंद लेने लगा। अरे, इस चीनी वाले के पास कितने स्पिरिट स्टोन होंगे? गुसेंटोंग ने उत्सुकता से पूछा। जुओ फैन हंसकर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक कुछ अजीब हुआ। महिला, जो अभी तक सवाल पूछ रही थी, मानो हवा में गायब हो गई। आसपास के किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चीनी वाले ने सिर उठाया, थोड़ा हैरान होकर इधर उधर देखा। अरे, अभी अभी कोई मुझसे बात कर रहा था, है ना? ये अचानक कहाँ चला गया? उसने सिर हिलाया और दोबारा अपनी पुकार में लग गया, टैंगरेनर टैंगरेनर। लेकिन उस पल बाजार के शोर शराबे से दूर एक सन्नाटा भरा कोना था। वहां महिला खड़ी थी, उसके चेहरे पर चिंता और अनिश्चितता की छाया थी। शांत रहो, ये मैं हूं। एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने हड़बड़ाकर उस आवाज की दिशा में देखा और हैरानी से सन्न रह गई। तुम जिंदा हो चचेरे भाई। उसकी आवाज में अविश्वास और खुशी के साथ साथ ढेर सारे सवाल छलक रहे थे। वहीं दूसरी ओर सड़क के बीच चुओ फैन और गुसेंटोंग अभी महिला को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अजीब है, चुओ फैन ने सोचते हुए कहा। वह अचानक कहाँ गायब हो गई? गुसेंटोंग ने मासूमियत से पूछा। क्या मैंने उससे ज्यादा सवाल पूछ लिए और वह डर गई? जुओ फैन मुस्कुरा दिया। नहीं, वह इतनी साधारण नहीं है। वह कहीं और गई होगी, किसी खास वजह से। हमें इस पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और इस तरह बाजार की रौनक में लिपटी उस अजीबोगरीब घटना के बीच एक अनकही कहानी ने फिर से करवट ली। हाँ, वह पहले ही 10 दिनों से विस्थापित थी और अनगिनत कठिनाइयों का सामना कर चुकी थी। क्या यह विश्वास करना आसान है कि वह अकेले ही फेयुन शहर जाने का साहस जुटा पाएगी? गुसेंटोग ने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ी। उसके चेहरे पर चिंतन साफ छलक रहा था। जब अचानक वह ठिठक गया। रुको, क्या उसने कहा था कि फेयुन वांगफू ने उसे पकड़ लिया है? जुओ फैन ने धीरे से सिर हिलाया। उसका स्वर शांत था, लेकिन उसमें दृढ़ता झलक रही थी। फेयुन राजा की हवेली यहाँ का प्रमुख स्थान है। अगर वे उसे सच में पकड़ना चाहते तो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे घेर लेते। छिपकर काम करने की क्या जरूरत थी? और मत भूलो, वह हमारे घर से जुड़ी है। अगर उसे कुछ हुआ तो हम इस मामले से खुद को इतनी आसानी से अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है, मुझे डर है। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। यह उनके ही जाल में खुद फंसने का मामला लगता है। गुसेंटों के चेहरे पर अभी भी कुछ संदेह झलक रहा था, लेकिन जुओ फैन का आत्मविश्वास उसके शब्दों में साफ झलक रहा था। सोचो जरा, जुओ फैन ने धीरे धीरे कहा। एक लड़की जो दिन के उजाले में सड़कों पर घूम रही है, हंस रही है, खेल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या यह संकेत नहीं देता कि उन्होंने स्थिति पर अपनी पकड़ खो दी है? हमें उसे वापस लाने के लिए बस थोड़ा और गहराई से देखना होगा। कुछ सवाल पूछो और कड़ियां जोड़ लो। गुसेंटोंग के चेहरे पर समझ की एक झलक आई और उसने सिर हिलाया। उसके होठों पर हल्की शरारती मुस्कान थी। पिताजी, लगता है इस बार हमने सचमुच एक बड़ी मछली पकड़ी है। जुओ फैन ने हंसते हुए सिर हिलाया। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। लेकिन हमारे ये शांतिपूर्ण पल अब जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। उसने अपने बेटे की ओर एक स्नेहिल नजर डाली और कहा, छोटे सांजी, आज का दिन हमारे आराम का आखिरी दिन हो सकता है। जहां भी तुम जाना चाहते हो बताओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सच में? मैंने सुना है कि शहर के पूर्व में 300 मील दूर एक फूड स्ट्रीट है। चलो वहां चलते हैं और सिफांग के मशहूर व्यंजन आजमाते हैं। तुम तो बस खाने के पीछे पड़े रहते हो, जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। और क्या? लोग कहते हैं कि खाना ही जिंदगी है ना? सांजी ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। उन दोनों की हल्की फुल्की हंसी गूंज उठी और वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। उनके बीच एक अनकही समझ थी। वे अपने सामने आने वाले खतरों से वाकिफ थे, लेकिन फेयुन शहर में शांति के इन आखिरी पलों को जी भरकर जीना चाहते थे। आधी रात को चांद की शांत और मृदु रोशनी पूरे आकाश में फैल रही थी। दुनिया जैसे थम गई थी, प्रतीक्षा की घड़ी में डूबी हुई। मैं धीरे धीरे उनके घर लौटा, मन विचारों से भरा और शरीर थकावट से बोझिल। जैसे ही मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया, अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई मौजूदगी मुझ पर छा गई हो।
इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या आवाज निकाल पाता, दो बड़े मजबूत हाथों ने मेरे मुंह को धीरे से ढक लिया, मेरी कोई भी आवाज बाहर निकल सके। दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ बंद हुआ। उसकी कुंडी की छोटी सी खट की आवाज रात की गहराई में गूंज उठी। दो छायादार आकृतियां सामने आईं। उनके हाव भाव में एक निश्चितता थी, पर साथ ही एक अनोखी नरमी भी। उन्होंने हमें तेजी से आंगन की ओर ले जाना शुरू किया। उनका आचरण ऐसा था जैसे वे हर कदम को सावधानी से नाप रहे हों, जैसे हरकत का मकसद हो। गु सेंटोंग हैरान था। उसकी मुट्ठियां खुद ब खुद कस गई, जैसे वह तत्काल कुछ करने को तैयार हो। लेकिन तभी चुओ फैन ने एक नजर से उसे रोक दिया। उसकी आंखों में साफ साफ संदेश था, शांत रहो, प्रतीक्षा करो। अनमने ढंग से गुसेंटोंग ने खुद को ढीला छोड़ दिया। दोनों ने प्रतीत होने वाला हल्का प्रतिरोध दिखाया, मानो मजबूरी में अपनी स्थिति से जूझ रहे हों, लेकिन भीतर से हरकतें जुओफैन की योजनाओं के अनुरूप थीं। उन्होंने बिना कुछ कहे एक गहरी बेचैनी का चित्र खींचा। उनकी हल्की घुटी हुई आवाजें, चेहरे पर संघर्ष का नाटक और कृत्रिम हताशा ने ऐसा एहसास दिलाया कि वे सचमुच मदद के लिए पुकारना चाहते हैं, पर असफल हो रहे हैं। उनका प्रदर्शन गहराई से सोचा समझा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी पूरी शक्ति से प्रयास कर रहे हों। थोड़ी ही देर में वे हमें एक भव्य हॉल में ले आए। यह स्थान विशाल और प्रभावशाली था, जहां दीवारों के साथ कतारबद्ध दो पंक्तियां खड़ी थीं। हर व्यक्ति की उपस्थिति सजीव और मजबूत थी। उनकी चुप्पी एक प्रकार की गंभीरता और अनुशासन का आभास दे रही थी। हॉल के केंद्र में एक व्यक्ति बैठा था। उसकी चांदी सी चमकती कनपटियां, चौकोर चेहरा और आंखों में अनुभव की गहराई थी। उसकी उपस्थिति में एक आकर्षक शांति थी, लेकिन उसका रुतबा ऐसा था कि वह अपनी जगह पर बिना कुछ कहे भी अधिकार का एहसास दिला रहा था। जुओफैन ने एक पल के लिए उस आदमी को देखा और उसकी आंखों में एक संतोष की झलक आई। उसके होंठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसे पता था वह जिस अवसर का इंतजार कर रहा था, वह अब उसके सामने था। जिन आकृतियों ने हमें अंदर लाया था, उनमें से एक ने धीरे से कहा, ठीक है, अब शांत हो जाइए। यहां आपकी कोई हानि नहीं होगी। सहयोग करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। उनकी आवाज दृढ़ थी, पर उसमें किसी तरह का आक्रोश नहीं था। कमरे में फिर से सन्नाटा पसर गया। एक गहरी प्रत्याशा हर कोने में गूंज रही थी। जुओफैन को यकीन था कि यह सिर्फ शुरुआत थी और वह इस खेल की अगली चाल चलने के लिए तैयार था। जुओफैन का शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। उसकी बेचैनी जैसे हर हरकत में छलक रही थी। सिर थोड़ा झुका हुआ, चौड़ी, डरी हुई आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, जैसे मदद की तलाश कर रही हों। हर नजर के जवाब में उसके हाव भाव और अधिक विनम्र और डरे हुए होते जा रहे थे। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसके स्वर में अधिकार और हल्की फटकार का मिश्रण था। हम मेहमान हैं, न कि लुटेरे। ये कोई तरीका है मेजबान से पेश आने का? और यहाँ एक बच्चा भी है। उसके बोलते ही दोनों व्यक्ति फुर्ती से पीछे हट गए, झुककर माफी मांगते हुए बोले, मालिक, हमें माफ कर दीजिए। वे पीछे हट गए और अपनी जगह पर खड़े हो गए, सिर झुका हुआ। अधेड़ व्यक्ति ने एक हल्की सांत्वना भरी मुस्कान के साथ जुओफैन की ओर देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि जुओफैन ने घबराहट में हाथ उठाकर बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज हड़बड़ी और भय से कांप रही थी। कृपा करके सुनिए महाराज, आप जरूर मुझे किसी और के लिए गलत समझ रहे होंगे। मैं तो बस अभी हाल ही में फेयन शहर में आया हूँ। जी, जिजो से। मैं इस घर के पिछले मालिक को बिल्कुल नहीं जानता। अगर कोई समस्या है तो यकीन मानिए वह मुझसे नहीं है। अधेड़ व्यक्ति हल्के से मुस्कराया। भाई, लगता है तुमने गलत समझ लिया। हम यहाँ बदला लेने नहीं आए। तो हे भगवान, ये डकैती है ना? जुओफैन ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए हाँफते हुए कहा। उसके चेहरे पर गहरा आतंक छा गया था। लेकिन मैंने सुना था कि फेयन शहर बहुत सुरक्षित जगह है। यहाँ तो कानून व्यवस्था का बोलबाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? मध्यम आयु के व्यक्ति की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने क्षण भर के लिए अपनी पलकें झपकाई, जैसे इस अजीबोगरीब धारणा ने उसे असमंजस में डाल दिया हो। भाई, मेरी बात सुनो। हम नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। जुओफैन ने फिर बीच में टोका। उसका स्वर अब पूरी तरह से विनती में बदल चुका था। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूं, एक साधारण सा साधक जो सबसे निचले स्तर पर भी ठीक से टिक नहीं पाता। फेयन शहर में मेरी क्या औकात होगी? और देखिए, मैं तो बस एक बच्चा पाल रहा हूं।
हमारे पास कोई खजाना नहीं है, सच कह रहा हूँ। और ये घर? हाँ, ये पहले किसी बड़े आदमी का रहा होगा, लेकिन मैंने तो इसे इसलिए खरीदा क्योंकि ये सस्ता था। अमीर? मैं? ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। उसने गहरी सांस ली और कंधे झुका लिए, जैसे हर शब्द के साथ उसकी थकान और बढ़ रही हो। मैं तो बस अपना जीवन ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपा करके मुझे माफ कर दें। मध्यम आयु के व्यक्ति ने ठहरकर उसे देखा। उसकी मुस्कान अब और भी गहरी हो गई थी। उसके होंठ हिले, लेकिन वह हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। इस युवक की नाटकीयता ने उसे पूरी तरह से अवाक कर दिया था।